ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक दो स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा था और कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी सोर्सेज थी जो यूज़ हो रही थी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमने हिस्ट्री दो तरीके की सोर्सेज थी, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो अब हम थर्ड जो हमारी स्टोन एज है जिसका नाम नियोलिथिक एज है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नियोलिथिक एज को हमें फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज भी कहा जाता था। फूड प्रोड्यूसिंग एज या फिर इसका दूसरा नाम था न्यू स्टोन एज। इसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता था। फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इसलिए बोला जाता था क्योंकि नियोलिथिक एज में स्टार्टिंग हुई हमारे एग्रीकल्चर की और एनिमल डोमेस्टिकेशन। हालांकि एनिमल डोमेस्टिकेशन हमारा मीसोलिथिक एज में भी स्टार्ट हो गया था, बट उसके लेटर पार्ट में। तो हमारे एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की बिगिनिंग हुई नियोलिथिक एज के टाइम पे। इस टाइम पे जो हमारे टूल्स थे वो शार्प टूल्स का यूज होने लगा और पॉलिश टूल्स थे जो नियोलिथिक टूल्स थे। देन इन्होंने, अब फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने क्या क्या चीजें कल्टीवेट करना शुरू किया। रागी और हॉर्स ग्राम जिसको कुल्थी भी कहा जाता है। तो ये दोनों क्रॉप्स इन्होंने कल्टीवेट करनी स्टार्ट करी और इनोवेशंस होने लगी। इस टाइम पे क्या क्या चीजें इनोवेट हुई कि जो स्टोन टूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो कैसे थे, पॉलिश्ड थे, पैक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स थे। स्पेशली सेल्ट्स का यूज किया जाता था ग्राउंड और पॉलिश्ड हैंड एक्सेस बनाने के लिए। एक पर्सन थे वी गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने नियोलिथिक फेज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, वी गॉर्डन चाइल्ड है। इन्होंने नियोलिथिक फेज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। देन पॉटरी का इन्वेंशन हुआ। पॉटरी का इन्वेंशन हमने देखा था, पॉटरी थोड़ा बहुत मीसोलिथिक एरा में भी थी। कहाँ कहाँ पे हमने साइट देखी थी, सिर्फ दो ही जगह हमारी पॉटरी प्रेजेंट थी मीसोलिथिक एरा में। कहाँ पे, कैमूर रीजन जो था मिर्जापुर यूपी, और हमारा लानगंज एरिया जो था गुजरात का, यहीं पे खाली पॉटरी मिली थी हमारे मीसोलिथिक एरा में। तो नियोलिथिक एरा में जो हमारी पॉटरी आई वो किस किस टाइप की थी, तीन तरीके की होती थी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर। तो तीन तरीके की पॉटरी होती थी। देन फर्स्ट जो है हमारी बाय हैंड, पहले इन्होंने हाथ से बनाना शुरू किया इस पॉटरी को। देन जैसे जैसे टाइम गया तो लेटर स्टेजेस पे इन्होंने पॉटर्स व्हील, जो चाक होता है बर्तन बनाने वाला मिट्टी वाले, तो उसका यूज करने लग गए ये पॉटर्स व्हील का लेटर स्टेजेस में। देन नियोलिथिक टूल्स आप देख सकते हैं, ये नियोलिथिक टूल्स है। देखिए कैसे, मतलब शार्प टूल्स थे और पॉलिश्ड भी थे। तो मोस्टली ये देखिए सारे टूल्स की जो है शार्प एजेस थी, तो शार्प टूल्स थे और पॉलिश टूल्स थे। देन इस टाइम पे नियोलिथिक एज को हम सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज थी। सेल्फ सफिशिएंट मतलब एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट थी, और इनकी सेटलमेंट थी कैसी, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे जो मड और रीड से बने हुए होते थे। तो मिट्टी के बने हुए सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेज में ये रहते थे। डिवीजन ऑफ लेबर था बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, जेंडर के बेसिस पे काम बटा हुआ था। मतलब मेनली इनका काम एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन ही था, और चीजें भी थी इस टाइम पे, हंटिंग वगैरह भी करते थे। तो वो हमारा जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड था कि कौन से जेंडर के लोग कौन सा काम करने वाले हैं। देन नियोलिथिक रीजनल कल्चर था, रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग कल्चर, कहीं पे कुछ चीज फेमस थी, कहीं पे कुछ चीज थी। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था नियोलिथिक कल्चर का, वो प्रिसीडेट किया उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को। मतलब उस एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जहाँ पे नियोलिथिक कल्चर था, उसके बाद वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया बना। जैसे कि हमारी साइट है मेहरगढ़ की, वो पहले नियोलिथिक कल्चर का पार्ट थी, उसके बाद वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बनी। देन सेकंड जो रीजन था हमारा कश्मीर का रीजन। तो कश्मीर का रीजन हमारा कंटेम्प्रेरी था हड़प्पन सिविलाइजेशन के। यहाँ पे कश्मीर में ठंड होती है, तो कोल्ड वेदर से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, पिट हाउसेस बनाने शुरू करे, ताकि वो पिट हाउसेस में रहना शुरू करा ताकि वो कोल्ड वेदर से बच सके। देन जो गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था, यहाँ पे क्या था, कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी ये प्रेवलेंट थी।
ईस्टर्न इंडिया जो था, ईस्टर्न इंडिया में कहाँ कहाँ पे नियोलिथिक कल्चर वाली साइट्स मिली? बिहार और वेस्ट बंगाल में हमें नियोलिथिक कल्चर वाली साइट्स मिली। सदर्न इंडिया के अंदर मेनली हमारी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु में साइट्स मिली हमारी नियोलिथिक कल्चर की। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी लेट आया हमारा नियोलिथिक कल्चर। टाइमलाइन देख सकते हैं 2500 टू 1500 बीसीई। बल्कि जो हमारा नियोलिथिक जो था, नियोलिथिक एज जो थी वो 6000 टू 10000 बीसीई तक थी। बट हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में 2500 टू 1500 बीसीई इस टाइमलाइन में आया हमारा नियोलिथिक कल्चर। देन साइट्स देख लेते हैं, नियोलिथिक साइट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, वहां पे क्या क्या चीजें मिली। तो नियोलिथिक साइट्स में पहली थी मेहरगढ़ देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे क्या हुआ, मेहरगढ़ में हमारे जो हाउसेस थे वो बिल्ड थे सन ड्राइड ब्रिक्स के ऊपर। सन ड्राइड ब्रिक्स के ऊपर हाउसेस, मतलब जो घर बने हुए थे वो जो ईंटें थी वो मिट्टी की बनी हुई होती थी और धूप में सुखा के उसको फिर उनसे घर बनाते थे। देन जो क्रॉप्स थे, तो हम लोग यहाँ पे थे न्यूलिथिक साइट्स पे, कौन कौन सी साइट्स प्रेवलेंट थी न्यूलिथिक, उनके बारे में पढ़ते हैं। रोहन भैया रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ओके तो न्यूलिथिक साइट्स में सबसे पहली थी हमारी मेहरगढ़ अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट। यहाँ पे जो घर बने होते थे वो सन ड्राइड ब्रिक्स के बने होते थे, धूप में सुखाते थे ब्रिक्स को और उनकी हेल्प से अब जो घर है वो बनाते थे। एग्रीकल्चर था न्यूलिथिक साइट्स में, तो ये कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी मेहरगढ़ में वीट, इंडस्ट्री थी, डेंटिस्ट्री भी होती थी हमारी मेहरगढ़ में, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं उनके भी हमारे। फिर दूसरी साइड थी बुर्जा होम में क्या था, बुर्जा होम में हमारे यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर्स थे और हमारा डॉग्स बरी होते थे विद देयर मास्टर्स इन द ग्रेव। मतलब जो ग्रेव्स होती थी वहां पे मास्टर्स के साथ उनके डॉग्स को भी बरी किया जाता था। कुछ हड़प्पन साइट्स में भी देखा था, रोपर के अंदर डॉग्स बरी थे हमारे उनके मास्टर्स के साथ, ह्यूमंस के साथ। तो ऐसा ही बुर्जाहोम में भी था। दूसरी हमारी तीसरी साइट थी नियोलिथिक चिरान में क्या था, यहाँ पे स्पेशली किसकी बनी हुई, हमारी जो एंटलर्स थे। एंटलर क्या होता है, जो हमारा हिरन होता है उसके जो हॉर्न्स होते हैं, जो हिरन के हॉर्न वाली जो हड्डी होती है उसको एंटलर बोलते हैं। और उसके बने हुए बोन इम्प्लीमेंट्स हमें मिले चिरान एरिया से। देन और कौन कौन सी साइट्स थी, हालूड साइट थी, पियमपाली साइट थी, दाउजली हडिंग, ये एक साइट थी। देन एक और साइट थी कोलडीवा एक इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कोलडीवा में क्या था, 3 फोल्ड कल्चर सीक्वेंस मिला। मतलब नियोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिले, कैल्कोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिले और आयरन एज के भी। कैल्कोलिथिक एज और आयरन एज अभी हम पढ़ने वाले हैं, कैल्कोलिथिक एज तो आज ही पढ़ेंगे। तो 3 फोल्ड कल्चर सीक्वेंस मिला हमें कोलडीवा से, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और आयरन एज का। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कोलडीवा था और महागढ़ था, 2 साइट्स थी, कोलडीवा और महागढ़। यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला हमें राइस कल्टीवेशन का। तो राइस कल्टीवेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ओल्डेस्ट एविडेंस मिला यहाँ पे राइस कल्टीवेशन का पूरे वर्ल्ड के अंदर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कौन कौन सी साइट्स थी, कोलडीवा और महागढ़। तो 2 साइट्स पे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला राइस कल्टीवेशन का। अब हमने तीनों स्टोन एज पढ़ ली। इन तीनों स्टोन एज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं
अब हम वो देखते हैं, कुछ तो हम पढ़ के आए हैं, कुछ एडिशनल जो पॉइंट्स हैं वो इस टेबल से कवर हो जाएंगे तीनों स्टोन एज के बीच में। तो 3 स्टोन एजेस पढ़ी हमने, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हमारी टाइम पीरियड क्या क्या था? टाइम पीरियड पैलियोलिथिक का था 5000 टू 10,000 5 लाख टू 10,000 BCE। मीसोलिथिक का था 10,000 टू 6,000 BCE और नियोलिथिक का था 6,000 टू 10,000 BCE। इसको हम पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते थे, मीसोलिथिक को लेट या मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज। इसके इनको जो है और नामों से क्या बोला जाता था? पैलियोलिथिक एज को बोलते थे हम हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो मेनली हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। मीसोलिथिक एज में जो थे लोग वो मेनली हंटिंग तो करते ही थे, उसके साथ साथ उन्होंने हर्डर्स का काम भी शुरू किया, जो हमारी एनिमल्स की हर्डिंग करना। देन नियोलिथिक एज में हम नियोलिथिक एज के लोगों ने हमने देखा एग्रीकल्चर आ गया था, तो वहाँ के जो लोग थे मेनली फूड प्रोड्यूसर्स थे। तो सबसिस्टेंस क्या क्या था? पैलियोलिथिक एज के लोग फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग करते थे। मीसोलिथिक एज का जो टाइम था वो प्री एग्रीकल्चर टाइम था, क्योंकि हमें पता है मीसोलिथिक एज के बाद जो नियोलिथिक एज आएगी उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो मीसोलिथिक एज वाला टाइम हमारा प्री एग्रीकल्चर टाइम्स थे। नियोलिथिक एज में क्या था? एग्रीकल्चर आ गया था, तो लोगों ने क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी थी। देन लाइव स्टॉक रेयरिंग तो थी ही, एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे नियोलिथिक एज के लोग, और उनके साथ साथ और जो हमारी हंटिंग और गैदरिंग थी, जो पुरानी एक्टिविटीज थी, वो भी कंटिन्यू करते थे। टूल्स के बारे में देखते हैं। स्टोन के ही टूल्स हुआ करते थे, लेकिन क्या क्या चेंजेस आए तीनों एज के साथ वो। नियोलिथिक एज में क्या था? हमने देखा था रफ टूल्स थे, बड़े टूल्स थे और अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे। हमने कल ये भी देखा था कि वो हार्ड रॉक क्वार्ट्जाइट के बने हुए मेनली टूल्स थे। तो एक तो रफ स्ट्रक्चर था, बस उन्होंने नॉर्मल स्टोन तोड़ के उनको आते आते क्या हुआ, इम्प्रूव्ड टूल्स आए, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आने लगे, और क्या हुए, साइज में भी रिडक्शन आया था, हमने कल देखा था। इन जो मीसोलिथिक एज वाले जो टूल्स थे, इनको स्पेशल नाम दिया गया था माइक्रोलीथ्स। तो माइक्रोलीथ्स जो थे वो हमारे स्टोन टूल्स थे मीसोलिथिक एज वाले। देन नियोलिथिक एज में क्या हुआ, पॉलिश टूल्स आए और पैक्ड स्टोन टूल्स आए। कौन कौन से टूल्स, क्या क्या नाम है उनका? जैसे कि सेल्ट हुआ, सेल्ट हमने देखा था जो स्पेशल किस चीज के लिए यूज हो रहा था? सेल्ट यूज हो रहा था हमारा ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंड एक्सेस के लिए। तो सेल्ट जो है टूल आया, उसके साथ साथ और क्या क्या टूल्स आए? हमारी नीडल्स आई, स्क्रैपर्स आए, ठीक है। उसके बाद हमारी एग्जिस्टेंस कैसी थी? जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे उसमें नोमैडिक एग्जिस्टेंस थी, मतलब जहाँ पे उनका मेन काम था हंटिंग और फूड गैदरिंग। तो जहाँ पे उनको फूड मिलेगा वो उस तरफ ही शिफ्ट कर जाएंगे। तो इनका शिफ्टिंग चलती रहती थी। तो जहाँ पे इनको हंटिंग और फूड गैदरिंग अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए मिलती थी, तो ये वहां वहां पे शिफ्ट करते जाते थे। तो नोमैडिक एग्जिस्टेंस थी पैलियोलिथिक एज के लोगों की। देन जो मीसोलिथिक एज थी वो एक ट्रांजिशनल स्टेज था, क्योंकि पैलियोलिथिक एज के लोग तो नोमैडिक एग्जिस्टेंस थी, और नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो उनकी एक सेटल्ड एग्जिस्टेंस थी। हमने देखा था कि सन बरीड सन से जो थी ब्रिक्स बना के, सन में धूप में सुखाई हुई ब्रिक्स बना के उन्होंने अपने घर बनाए थे। तो उनकी एक सेटल्ड एग्जिस्टेंस थी, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर उनके हाउसेस बिल्ड थे, वो उसी में रहते थे। तो जो मेसोलिथिक एज थी वो एक ट्रांजिशनल स्टेज थी नोमैडिक एग्जिस्टेंस से सेटल्ड एग्जिस्टेंस की तरफ। देन शेल्टर की बात करते हैं। तो जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे इनके टाइम पे कुछ हमारे इन्होंने अपने कुछ ऐसे घर तो नहीं बनाए हुए थे, तो ये कहाँ पे रहते थे? ओपन स्पेसेस इनको मिलती थी, तो वहां पे रहते थे, रिवर वैलीज के साइड में, या कोई केव्स मिल जाते थे या रॉक शेल्टर्स, उन्हीं में ये लोग रहते थे। मीसोलिथिक एज वाले जो लोग थे उनकी सेमी परमानेंट सेटलमेंट थी,
या फिर कुछ टेम्परेरी सेटलमेंट थी, वहां पे ये लोग रहते थे। नियोलिथिक एज के लोग हमने देखा था इन्होंने अपने परमानेंट हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। तो नियोलिथिक एज के लोग जो है अपने परमानेंट हाउस की सेटलमेंट में रहते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो जो आर्ट जो पेंटिंग मेनली हम देखें, अगर पेंटिंग्स जो थी अपर पैलियोलिथिक एज में मिली। हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक एज थी वो भी 3 उसमें क्लासिफाइड थी, अपर पैलियोलिथिक, मिडल और लोअर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक स्टेज में हमें जाके एविडेंसेस मिले थे कुछ पेंटिंग्स की, जो केव्स वगैरह में ये रहते थे जहाँ पे, वहीं पे उन केव की वॉल्स पे कुछ एनिमल्स की पेंटिंग के एविडेंसेस मिले अपर पैलियोलिथिक एज में। लोअर और मिडल में नहीं देखने को मिला। मीसोलिथिक एज में हमें काफी अच्छे एविडेंस देखने को मिले आर्टिस्टिक स्किल्स के। हमने कल देखा था कैसे भिमबेटका केव्स में एविडेंसेस मिले, और भी काफी सारे केव्स में पेंटिंग्स वगैरह मिली, हाँ, जो बिलोंग करती थी मीसोलिथिक एज को। देन नियोलिथिक एज के जो लोग थे इन्होंने पॉटरी बनाना शुरू कर दिया। जो वुड थी, लकड़ी के ऊपर भी कार्विंग करके उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। और शेल्टर वगैरह, तो शेल्टर तो इन्होंने अपना बना ही दिया था जो हाउस थे इनके, और टॉम्स वगैरह भी इन्होंने बनाए नियोलिथिक एज के लोगों ने। तो आर्ट एंड क्राफ्ट खाली यहाँ पैलियोलिथिक में तो अपर पैलियोलिथिक में कुछ पेंटिंग्स देखने के लिए मिली। मीसोलिथिक में हमें काफी अच्छी पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिले, जिनमें से एक अच्छा एग्जाम्पल है भिमबेटका केव्स का। और नियोलिथिक एज में पॉटरी होती थी, उसके साथ साथ जो लकड़ी के ऊपर कार्विंग करके ऑब्जेक्ट्स बनते थे वो मिले। उसके साथ साथ शेल्टर और टॉम्स के एग्जाम्पल भी देखने को हमें मिले। देन नॉलेज की बात करें कि इन पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज के लोगों को किस किस चीज के बारे में नॉलेज थी। तो पैलियोलिथिक में हमें पता है कि एग्रीकल्चर की तो कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया किसी भी तरीके का एनिमल्स का, ना ही इन्होंने हाउस बिल्डिंग की, और पॉटरी का भी कोई एविडेंस नहीं है पैलियोलिथिक एज में। तो नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और हाउस बिल्डिंग और पॉटरी, इन चारों चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन लेटर स्टेजेस में पैलियोलिथिक एज के लोगों को नॉलेज आई फायर के बारे में, उन्होंने फायर के बारे में नॉलेज गेन करी। तो हम अब बात करते हैं मीसोलिथिक की। तो मीसोलिथिक में क्या है, मीसोलिथिक वालों ने कंट्रोल्ड यूज स्टार्ट किया, फायर को कंट्रोल्ड वे में यूज करना शुरू किया। लेटर स्टेजेस में हमने देखा था कि अपना खाना जो थे उसको भी रोस्ट करके कंज्यूम करते थे। तो मीसोलिथिक एज के लोगों ने कंट्रोल्ड यूज करना शुरू किया फायर का। लेटर स्टेजेस में इन्होंने एनिमल्स की रेयरिंग करना भी शुरू कर दिया, एनिमल्स को रखना भी शुरू कर दिया। सम प्लांट कल्टीवेशन इतनी ज्यादा स्केल पे नहीं देखने को मिली जैसी नियोलिथिक एज में थी, बट हाँ कुछ हद तक प्लांट कल्टीवेशन भी देखने को मिली। देन लेकिन यहाँ पे लिखा है नो नॉलेज ऑफ पॉटरी, बट इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने पहले हमने देखा था मीसोलिथिक वाला जो हमने साइट पढ़ी थी, मीसोलिथिक साइट्स में हमने देखा था कि ये जो साइट थी हमारी लानगंज एरिया की, यहाँ पे पॉटरी प्रेजेंट थी। और कैमूर रीजन जो था मिर्जापुर यूपी का, यहाँ पे भी प्रेजेंट थी। इनके अलावा बाकी सारी मीसोलिथिक साइट्स में एब्सेंट थी पॉटरी। तो इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए तो लिखा है कि कोई नॉलेज नहीं थी पॉटरी की, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि पूरी पूरी साइट्स में नॉलेज नहीं थी, बट हाँ एक दो जगह तो हमने देखा है कि नॉलेज थी पॉटरी की। तो ये पॉइंट पूरी तरीके से सही नहीं है, बट कोई बात नहीं। देन लास्ट जो थी नियोलिथिक एज, वहां पे एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज थी। हमने देखा था एग्रीकल्चर आ गया नियोलिथिक एज तक, उन्होंने जो है क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था। और एनिमल डोमेस्टिकेशन की नॉलेज भी थी नियोलिथिक एज के लोगों को, पॉटरी के बारे में भी नॉलेज थी, और कुछ मेटल्स के बारे में भी नॉलेज थी। देन लैंग्वेज की बात करें, किस तरीके की लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे। तो पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उस टाइम पे कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो डेवलप नहीं हो पाई थी। तो ये खाली कुछ फ्यू वर्ड्स एक्सप्रेस कर पाते थे, या फिर कुछ साउंड्स का यूज करते थे, या फिर ये साइन लैंग्वेज का यूज करते थे आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, ये खाली कुछ वर्ड्स, कुछ साउंड्स या साइन लैंग्वेज का ही यूज करके कम्युनिकेशन करते थे। मीसोलिथिक एज के टाइम पे क्या हुआ
कि इन्होंने कुछ लिटिल बिट डेवलप्ड लैंग्वेज का यूज करने लगे, मतलब उतनी हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं थी बट पैलियोलिथिक से तो बेटर लैंग्वेज थी। तो लिटिल बिट डेवलप्ड लैंग्वेज का यूज करना इन्होंने स्टार्ट किया मीसोलिथिक एज के लोगों ने। एंड देन नियोलिथिक एज में आते आते कॉम्प्लेक्स जो है लैंग्वेज डेवलप हो गई और उनका यूज होना स्टार्ट हो गया हमारे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमने देखा कंपैरिजन हमारे तीनों स्टोन एजेस के बीच में, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारी स्टोन एज का पार्ट नहीं है, ये है एक हमारी कैल्कोलिथिक एज। इसको हम कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्कोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज, इसका टाइमलाइन क्या था, 3000 टू 500 BCE। तो कैल्कोलिथिक एज क्या थी, इसने हमारी स्टार्ट किया एमर्जेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल अलोंग विद स्टोन टूल्स। अभी तक हमने देखा स्टोन एज के टाइम पे तीनों स्टोन एजेस में जो भी टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए थे। तो कैल्कोलिथिक एज ने के साथ साथ ही हमारे इमर्ज हुए मेटल का यूज करने लग गए ये स्टोन टूल्स के साथ साथ। तो जो सबसे पहला मेटल यूज किया गया वो था हमारा कॉपर। तो कॉपर एज सबसे पहला मेटल था जिसको यूज किया कैल्कोलिथिक एज में, और ओकेजनली ब्रॉन्ज का भी यूज किया जाता था कॉपर के साथ साथ। तो जो हमारा कैल्कोलिथिक एज थी और जो हड़प्पन एज थी, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो हम देखते हैं क्या है। तो हड़प्पन के बारे में हमने थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है। तो जो हमारी कैल्कोलिथिक एज थी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये हमारी प्राइमरी रूरल एज थी एक किस्म से, और जो हड़प्पन एज थी वो अर्बन एज थी। तो मतलब हमने हड़प्पन के सिविलाइजेशन के बारे में देखा था कि उनके जो टाउन स्ट्रक्चर था या और सब डेवलप्ड स्ट्रक्चर था, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी प्राइमरली। लेकिन हम देखेंगे अभी कि कैल्कोलिथिक एज जो है वो हमारी प्राइमरी एक रूरल सिविलाइजेशन है। कैल्कोलिथिक एज जो थी वो हमारे जो मेटल यूज करती थी वो मोस्टली कॉपर का था। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था, इसीलिए हड़प्पन को हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। कैल्कोलिथिक एज में क्या था, ये हमारे नियर जो लोग रहते थे, कहाँ पे रहते थे, नियर हिली लैंड या फिर रिवर्स, या तो रिवर प्लेन्स पे रहते थे, रिवर के जो साइड में एरिया होता है वहां पे, या फिर ये हिली लैंड का यूज करते थे रहने के लिए। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन तो अर्बन सोसाइटी थी, हमने देखा था टाउन्स डेवलप हो चुके थे वहां पे और उनकी सेटलमेंट वहीं पे थी। तो इन्होंने अर्बनाइजेशन अटेन कर लिया था। तो ये कहाँ पे रहते थे, मेनली इंडस वैली के जो फ्लड प्लेन्स है वहां पे इन्होंने अपनी सेटलमेंट एस्टैब्लिश करी थी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कैल्कोलिथिक और हड़प्पन एज के बीच में। देन अब हम पढ़ते हैं कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक एज को हम मेनली बोलते हैं कि ये वो सेटलमेंट थी जो हड़प्पन एज के पहले थी। तो सेटलमेंट्स ऑफ प्री हड़प्पन हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज को। बट बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे, मतलब ये सेटलमेंट्स जनरली बोला जाता है कि हड़प्पन के पहले थी, बट बहुत सारे पार्ट्स ऐसे मिले कंट्री के अंदर जहाँ पे जो ये कैल्कोलिथिक एज है ये बाद में अपेयर हुई हमारी ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर के बाद में भी। तो जनरली तो बोल सकते हैं कि हड़प्पन टाइम के पहले का जो टाइम, पहले की जो सेटलमेंट्स थी वो कैल्कोलिथिक एज में थी। लेकिन कुछ कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो ये दिखाते हैं कि हाँ ये जो सेटलमेंट है ये हड़प्पन कल्चर के बाद की है। देन कुछ फैक्ट्स हैं कि हमें क्या क्या चीजें प्रेवलेंट थी कैल्कोलिथिक एज के टाइम पे, क्या क्या चीजों के एविडेंसेस मिले हैं। तो जो लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग पे सब्सिस्ट करते थे। उनका जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था और कैटल रेयरिंग पे डिपेंड करता था। इसके अलावा हंटिंग, फिशिंग, ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस की जाती थी। एग्रीकल्चर था तो एग्रीकल्चर में हमने देखा था वो तो हमारे कुल्थी वगैरह और ये उगाते थे नियोलिथिक एज के लोग। बट कैल्कोलिथिक एज में इन्होंने वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, राइस को एज अ स्टेपल, ये दोनों क्रॉप्स ये उगाते थे कैल्कोलिथिक एज के लोग। ईस्टर्न रीजन्स जो थे इंडिया के, वहां पे हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर आपने मतलब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि किसी लैंड पे ये पहले अपनी कल्टीवेशन करते हैं
और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है तो ये वहां पे उसको जला के देन किसी और दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं और उस लैंड को छोड़ दिया जाता है नेचुरल वो न्यूट्रिएंट्स अपने वापस से गेन कर ले, तब तक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न या फिर झूम कल्टीवेशन बोला जाता है। तो ये कैल्कोलिथिक एज के टाइम पे देखने को मिली ईस्टर्न रीजन्स में। देन लेकिन ये चीजें तो देखने को मिली कि इस तरीके से कल्टीवेशन करते थे, लेकिन जो प्लज जो हमारा हल होता है, हल देखने के लिए नहीं मिला। जो मतलब इन्होंने अपने जो भी लैंड थी, खेत जो थे वहां पे हल के कोई एविडेंस नहीं मिले। तो जैसे भी ये कल्टीवेशन करते होंगे, बट प्लज का कोई भी ना तो प्लज ना या हो, जो ये दोनों ही जो हैं टूल्स, ये हमारे सो करने के से पहले जो हम खुदाई करते हैं खेत में उसके लिए यूज होते थे। तो इन दोनों के ही कोई भी तरीके के एविडेंस नहीं मिले, ना तो प्लज के ना ही हो के, बट हाँ एग्रीकल्चर प्रेवेलेंट था, इसके एविडेंसेस मिले हैं। देन एनिमल्स कौन कौन से इन्होंने डोमेस्टिकेट किए, उसमें काउस थी, शीप थी, गोट्स थी, पिग्स थे, बफेलोज थी। तो ये 4-5 एनिमल्स थे जो जिनको इन्होंने डोमेस्टिकेट किया। बट इन्होंने मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्होंने इन जो एनिमल्स थे इनको फूड के लिए स्लॉटर किया इनको, ना कि जैसे इनमें से काफी डेयरी एनिमल्स भी हैं, काऊ है, गोट है, बफेलो है, ये डेयरी एनिमल्स भी हैं। बट इन्होंने इनको मिल्क नहीं किया डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, इन्होंने इनको स्लॉटर किया फॉर फूड। और ये जो प्रैक्टिस है स्लॉटर करने की फूड के लिए एनिमल्स को, ये स्टिल कंटिन्यू होती है। जो गोंड पीपल हैं, गोंड ट्राइब है बस्तर एरिया की, वहां पे ये प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यू करती है, मतलब स्टिल एग्जिस्ट करती है ये प्रैक्टिस। तो इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, हंट किया डियर को, लेकिन कोई भी हॉर्स के कोई भी एविडेंस नहीं मिले कि उस टाइम पे हॉर्स ये लोग रखते थे, या हॉर्स के बारे में किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला। देन पॉटरी भी इस टाइम पे होती थी कैल्कोलिथिक एरिया में, एरा में। दो तरीके की पॉटरी फेमस थी, जैसे हमने नियोलिथिक में तो 3 देखी थी, ब्लैक और एक वेयर्ड और एक तीसरी जो देखी थी। तो पॉटरी जो थी कैल्कोलिथिक एरा में 2 तरीके की होती थी, एक ब्लैक एंड रेड पॉटरी, एक ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ओसीपी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते थे कि जो भी पॉटरी बनाने के बाद उसको पकाने के बाद प्रॉपर उसके ऊपर क्या करते थे, व्हाइट लाइन डिजाइन बनाते थे, मतलब व्हाइट कलर के पेंट से लाइंड डिजाइन्स बनाते थे उस पॉटरी के ऊपर। रूरल सेटलमेंट थी, इसमें कोई भी तरीके की बर्न्ट ब्रिक्स का यूज नहीं होता था। मतलब अगर हम जब हम हड़प्पन एज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो ब्रिक्स थी उनको बर्न करके फिर यूज किया जाता था। तो ये रूरल सेटलमेंट थी, यहाँ पे किसी भी तरीके की बर्न्ड ब्रिक्स नहीं थी। ये थैच्ड हाउसेस में रहते थे जो मड ब्रिक्स के बने हुए होते थे। तो मिट्टी की ही ब्रिक्स थी, उनको धूप में सुखा के इस टाइप से ये यूज करते थे, लेकिन बर्न नहीं करते थे उनको। तो मड ब्रिक्स की हेल्प से थैच्ड हाउसेस बना के ये उसमें रहते थे। देन सोशल इनइक्वालिटीज का भी बिगिनिंग हुई कैल्कोलिथिक एज से ही। कैसे कि इनका जो सेटलमेंट था, हम देखेंगे मतलब ऐसा देखने को मिला कि जो चीफ लोग थे, जो मतलब इनके हेड थे एक तरीके से, जो और लोगों को डोमिनेट करते थे, वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। और बाकी जो इनके अंडर एक किस्म से लोग आते थे वो राउंड हट्स के अंदर रहते थे। तो जो चीफ थे वो तो रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे और बाकी के लोग राउंड हट्स में रहते थे। तो इससे हमें देखने को मिला कि सोशल इनइक्वालिटी की स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी कैल्कोलिथिक एज से। स्मॉल विलेजेस थे और क्लोजर मतलब पास पास ही झोपड़ियां थी इन लोगों की, और छोटे विलेजेस थे। देन और क्या क्या चीजें मिली इस टाइम पे, स्मॉल क्ले की इमेजेस मिली, अर्थ गॉडेस की, धरती माता की इमेजेस बनाई हुई मिली, हमारी क्ले की हेल्प से इन्होंने जो बनाई थी। इस जो कैल्कोलिथिक एज के लोग थे, ये हमारे फॉन्ट थे ऑर्नामेंट्स के और डेकोरेशन के, इनको गहनों का शौक था और डेकोरेशन वगैरह करने में भी इनका इंटरेस्ट था। कैल्कोलिथिक जो पीपल थे ये एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे, इनको कॉपर की स्मेल्टिंग करने की भी नॉलेज थी, और स्टोन के साथ भी ये अच्छे स्टोन वर्कर्स भी थे। लेकिन अभी तक भी इनको राइटिंग का यूज नहीं आया था। तो एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे कैल्कोलिथिक एज के लोग, कॉपर स्मेल्टिंग की अच्छी नॉलेज रखते थे,
अच्छे स्टोन वर्कर्स भी थे, लेकिन अभी भी इनको राइटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एक और चीज यहाँ पे थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी बहुत हाई थी कैल्कोलिथिक एज के टाइम पे। इसका हमें कैसे एविडेंस, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इस टाइम पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी हाई थी? तो उसका एविडेंस हमें मिला कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला रीजन है करेंटली, उस रीजन से लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरियल चिल्ड्रंस का मिला। तो वहां से हमें पता चला कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हुई उस टाइम पे। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी हाई थी उस टाइम पे। अब कैल्कोलिथिक साइट्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी साइट्स थी जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी कैल्कोलिथिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आहार, थोड़ा दिख नहीं रहा है, आहार है साइट का नाम। आहार में क्या था, हमारा स्मेल्टिंग, हमने देखा कॉपर स्मेल्टर्स थे, अच्छे कॉपर स्मेल्टर्स, तो स्मेल्टिंग प्रेवेलेंट थी। मेटलर्जी, स्टोन बिल्ट हाउसेस थे, तो पत्थर के बने हुए अच्छे खासे घर थे, और ये मेटल्स के साथ तो यूज करते थे। तो कॉपर स्मेल्टिंग में भी अच्छे थे। तो स्मेल्टिंग, मेटलर्जी और स्टोन बिल्ट हाउसेस के एविडेंसेस हमें आहार प्लेस से मिले। एक ये है GILUND, ये प्लेस है। यहाँ से क्या है, इनको यहाँ पे बहुत थोड़ा देखने को मिला यूज हमें बर्न्ड ब्रिक्स का, लेकिन हमने देखा कि बर्न्ड ब्रिक्स का यूज नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें देखने को मिला, सेल्डम यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। देन हमारी ये नावाडा टोली, ये प्लेस है। यहाँ पे इन्होंने, इस प्लेस पे इन्होंने कल्टीवेट किया ऑलमोस्ट ऑल फूड ग्रेन्स। तो जो नावाडा टोली प्लेस थी, इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल फूड ग्रेन्स का यूज किया, इनको सबको कल्टीवेट किया। देन दाइमाबाद, दाइमाबाद जो थी ये लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट थी गोदावरी वैली की। तो जॉर्वे कल्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट थी गोदावरी वैली की, यहाँ पे गोदावरी रिवर थी, उस गोदावरी वैली की लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट थी। और दाइमाबाद से ही रिकवरी हुई ब्रॉन्ज के गुड्स की, तो ब्रॉन्ज के गुड्स भी यहाँ से मिले। ये हमने आर्ट एंड कल्चर में भी देखा था, दाइमाबाद के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या चीजें वहां से मिली थी। देन ये जो ईरान एरा है और नेवासा, दोनों के दोनों क्या है, नॉन हड़प्पन कल्चर को बिलोंग करते हैं। मतलब इनमें से काफी सारी साइट्स हम हड़प्पन कल्चर में भी, जैसे हमने दाइमाबाद के बारे में भी पढ़ा था, बालाथल, ये सारी साइट्स हमने, मेहरगढ़ हो गया, ये सारी साइट्स हमने हड़प्पन टाइम पे भी पढ़ी थी। बट जो नेवासा रीजन है और जो ईरान रीजन है, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन हड़प्पन कल्चर को दिखाते हैं। देन अब एक साइट है कयाथा, तो कयाथा में मैंने स्टार बनाया है और उसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो कयाथा क्या था, यहाँ पे मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स थे, मतलब मिट्टी के बने हुए फ्लोर्स थे, मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स थे। ये प्री हड़प्पन एलिमेंट्स जो थे पॉटरी के, वो भी हमें मिले कयाथा से। और कॉपर ऑब्जेक्ट्स विद शार्प कटिंग टूल्स, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले और शार्प कटिंग टूल्स जैसे ब्लेड्स वगैरह, इस टाइप के टूल्स हमें मिले कहाँ से, कयाथा साइट से। देन हमारा मालवा MP का रीजन जो था, मालवा MP में मालवा एक रीजन था, ये साइट थी कैल्कोलिथिक एज की। तो मालवा MP के अंदर रिचेस्ट कैल्कोलिथिक सिरामिक्स देखने को मिले, ये भी नॉन हड़प्पन कल्चर को दिखाती थी। तो नॉन हड़प्पन कल्चर तीन ही साइट्स पे देखने को मिला, ईरान, नेवासा और मालवा पे। और मालवा के अंदर नॉन हड़प्पन कल्चर के अलावा और चीजें क्या मिली, रिचेस्ट कैल्कोलिथिक सिरामिक्स। तो ये तीनों चीजें देखने को मिली। अब जो मेजर कैल्कोलिथिक कल्चर थे, 4 तरीके के कैल्कोलिथिक कल्चर थे जो उस टाइम पे मिलते थे। तो मतलब पहला था बानस कल्चर, ये हमारा साउथ ईस्ट राजस्थान में था 2600 से 1900 BCE तक। इसमें कौन कौन सी साइट से, आहार जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, ये जहाँ पे स्मेल्टिंग, मेटलर्जी, स्टोन बिल्ट हाउसेस, ये सब चीजें थी। तो ये उदयपुर के पास है। तो वहां पे बानस कल्चर, कैल्कोलिथिक कल्चर, कौन टाइम खत्म हो रहा है तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस है, तो हम वो फिर क्वेश्चंस कल कर लेंगे, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।